नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हम लोग में। आज हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की। ये बेहद दिलचस्प है कि बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे के आगे घुटने टेक चुकी मंडल की राजनीति करीब एक दशक बाद फिर से हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव के एक बड़े मुद्दे के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। ये सीधे सीधे हिंदुत्व के एजेंडे को चुनौती देती नजर आ रही है। बीजेपी की योगी सरकार के सामने मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित हुई समाजवादी पार्टी में बीजेपी के 3 मंत्री और करीब 10 विधायक शामिल हो चुके हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर पिछड़ों की उपेक्षा और उत्पीड़न का आरोप योगी सरकार पे लगाया है। बीजेपी सरकार में ओबीसी मंत्री के चेहरे के रूप में स्थापित स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान खुलकर ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने पिछड़े वर्गों की भारी उपेक्षा की है, जिसके चलते उन्हें बीजेपी से बाहर आने पर मजबूर होना पड़ा है। और ये भी कहा कि अब नहीं ठगे जाएंगे पिछड़े। वो छोटे कारोबारियों और अनुसूचित जाति को भी बीजेपी सरकार के हाथों ठगे जाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ऐसा ही आरोप लगाकर बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं या उसे मध्यम करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगे हाथ ये दावा भी कि इस बार कमंडल की राजनीति यूपी में साफ हो जाएगी। वो पिछड़ों को साधने के लिए सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने का भी वादा करके गैर यादव ओबीसी को साधने का दांव चल चुके हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं, जो हमारे मुद्दे रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे। दलितों को अगर आबादी के हिसाब से भी उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ा तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ ये सवाल है कि क्या यादव और मुस्लिम वाली पार्टी की छवि से निकलकर अखिलेश पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने की राह पर कदम बढ़ा रहे हैं? और जिस तरह से यूपी के महाभारत में बहुजन समाज पार्टी की ताकत इस बार कमजोर मानी जा रही है, उसका भी फायदा सामाजिक न्याय के नाम पर अखिलेश लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे पर अब तक जो एक धुंध है और बीच चुनावी समय में जिस तरह से रैलियों पर चुनाव आयोग ने लगाम लगाई है, क्या उससे बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे में उलझ रही है? क्योंकि इस दफा गैर यादव ओबीसी बीजेपी छोड़कर सपा में जा रहे हैं। एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि यहां पर हुआ क्या है। गैर यादव ओबीसी जो हैं वो बीजेपी छोड़कर सपा में गए हैं। दल बदलुओं के भरोसे जातिगत समीकरण साधती नजर आ रही है सपा। 2017 में बीजेपी को 61% गैर यादव ओबीसी वोट मिले। दल छोड़ने वाले नेताओं पर बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। मंदिर मुद्दे पर बीजेपी को वोट बैंक फिसलने का डर है। बीजेपी में गैर यादव ओबीसी एससी नेता अपनी मांगों पर मुखर हैं। बीजेपी के लिए अब जातीय समीकरण साधना चुनौती है। तो जो चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने वो यही नहीं खत्म होती हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर अंदर कई धड़ों की चुनौतियां भी अलग से हैं और सपा में भी सबको संतुष्ट करके एक सोशल इंजीनियरिंग का संतुलन बिठाने की चुनौती है। तो सवाल ये है कि इन सब मुद्दों के बीच में यूपी की चुनावी राजनीति किस दिशा में अपने कदम बढ़ाने वाली है और क्या बातें इसके ऊपर हावी रहेंगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद समय देने के लिए। चंद्रशेखर आजाद जी, पिछले 2-3 दिनों में कई तरह की बातें सामने आई आपको लेकर, आपकी पार्टी को लेकर। इस समय हम ये जानना चाहते हैं आपके मुंह से कि आपकी स्थिति यूपी के चुनाव में क्या है? आप कहां हैं? आप अलग हैं सपा के साथ? आप जाएंगे कहीं और जाएंगे? आप क्या करेंगे? देखिए, धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पे मेरी बात रखने के लिए बुलाया। जहां तक मैं समझता हूं, मैं जब आपने ये शो शुरू किया मैं आपको सुन रहा था। मंडल बनाम कमंडल की राजनीति और सामाजिक न्याय की राजनीति जी, गैर यादव ओबीसी की राजनीति, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, इन्हीं मुद्दों को लेके पिछले 6 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जी। और मेरा ये प्रयास भी था कि एक बड़ा अलायंस बने, लेकिन अभी जो समाजवादी अलायंस बना है उसमें दलित वर्ग के लोगों को, उनकी ना तो कोई पार्टी है ना ही
उनकी लीडरशिप उस गठबंधन में है। तो मेरी पिछले 6 महीने से भैया से बात चल रही थी और बात सकारात्मक थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ है, जिस प्रस्ताव के साथ मुझे बुलाया गया था उस प्रस्ताव से हटके ना के बराबर जो है प्रतिनिधि देने के नाम पे मैंने उनसे नाराजगी जाहिर की और मैंने उनको मना कर दिया कि भाई इस तरह से घर बुला के अपमान करना ये अच्छा नहीं है। तो फिर मैंने उस गठबंधन को छोड़ने का फैसला किया। पूछ सकती हूँ कि जो बातचीत आपकी चल रही थी और उन्होंने आपको बुलाया और कोई प्रस्तावना दिया उन्होंने और आपकी कुछ मांग थी, बात नहीं बनी, तो जो खबरें आई हैं वो ये कि आपको शायद 2-3 सीटें या उसके आगे और भी कुछ देने की बात थी, पर आप क्या चाहते थे, कितनी आपकी डिमांड थी आखिर, और किस बात पे बात नहीं बनी? रंजिश है कहां पे? नहीं, कोई रंजिश नहीं, मेरी उनसे कोई रंजिश नहीं। मेरी पिछड़े दलितों से, आदिवासियों से, शोषितों से, मुसलमानों से, वंचितों से और किसी भी वर्ग से रंजिश नहीं। मैं कोई यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं हूं। मैं तो लोकतंत्र में जो डॉक्टर अंबेडकर ने वोट किए का अधिकार दिया वंचित वर्ग के हर व्यक्ति को। आपकी रंजिश अखिलेश यादव से है, अखिलेश यादव से नहीं है? नहीं, मेरी नहीं। तो फिर आप चुनाव में किस लिए हैं? किसी लालसा के साथ हैं? आप चुनाव में हैं या चुनाव में नहीं है उत्तर प्रदेश के? हाँ, ये सोचने का नजरिया हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप मुझे बात रखने का मौका दिया है तो मैं आपको पूरी अपनी बात को सही तरह से समझाता हूँ। पिछले 4.5 साल में, 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में और पिछले 7 साल में देश ने जो झेला, जिस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस तरह संविधान की हत्या हुई है, जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हुई है, जिस तरह से अन्याय, अत्याचार, जुल्म ज्यादती, भ्रष्टाचार, गैर बराबरी को बढ़ावा दिया गया है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन चला रहे हैं। जिस तरह से सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, जिस तरह से सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है, जिस तरह से देश कारपोरेट सेक्टर के हाथ में चला गया, चंद पूंजीपतियों के हाथ में, तो मैं समझता हूं मेरा ये प्रयास था उत्तर प्रदेश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और वंचित वर्ग का जो आंदोलन माननीय काशीराम साहब चलाते थे उसका एक सिपाही होने के नाते कि एक बड़ा अलायंस बने। इसको मैं लगातार प्रयास भी कर रहा था जिसमें सभी की भागीदारी है और इसके लिए मैंने हाथ भी बढ़ाया और भैया सब चीजें सहमति थी। अचानक से और मुझे लगता है संख्या वहां बढ़ गई है तो उनको लगा कि वो बिना दलितों के सरकार बना सकते हैं, तब उन्होंने ना के बराबर प्रस्ताव दिया। तो ऐसा नहीं कि हम चुनावी राजनीति में, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव तो हम लड़ सकते हैं अपने दम पे, हम पहले भी लड़े हैं। मैं बस आपको याद दिला दूं, बुलंदशहर में कुछ चुनाव हम लड़े। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप जैसा कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं कि आपकी कोई रंजिश नहीं है अखिलेश से, कोई लालसा ऐसी नहीं है सीटों की, तो आप आज की तारीख में आप क्या कह सकते हैं कि आप अलग चुनाव लड़ना चाहेंगे अपने बल पे या फिर भी अखिलेश के साथ जाएंगे? आपने एक इंटरव्यू में कहा भी कि अखिलेश आपको बुला लें तो आप चले जाएंगे। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि एक चुनाव बुलंदशहर का उपचुनाव आजाद समाज पार्टी लड़ी जिसमें हम 30 नंबर पे रहे थे और आरएलडी 5वें नंबर पे थी, कांग्रेस 4थे नंबर पे थी। तो ऐसा नहीं कि हमें क्षमता नहीं है, हमने अपने दम पे लड़ाई लड़ी और मैंने पिछले 5 साल में कोई ऐसा पिछड़ों का, दलितों को ऐसा मामला नहीं रहा, सीएनपी एनआरसी मुसलमानों का ऐसा मामला रहा, ईसाइयों का, जैन बौद्ध सिख पारसी का मामला नहीं जिसमें मैं ना लड़ा हूं, चाहे किसानों का मामला रहा हो। मैंने नीट की लड़ाई लड़ी, हम सब लोग जो हैं पिछड़े वर्ग आयोग के खिलाफ धरना देके बैठे दिल्ली में। जी जी, मैं पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए गया भोपाल में, जहां गिरफ्तार रहा पूरे दिन। मैंने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को हम लोग लड़े 3 दिन में वहां। मैं जान रही हूँ कि आपने बहुत काम किया और लड़ाई लड़ी। मैं आपसे एक सवाल दोबारा पूछ रही हूँ, मैं आपसे एक दोहरा रही हूँ अपने सवाल को। मैं एक बार पूछ लूं कि आप क्या आप अखिलेश यादव के साथ जाएंगे? बहरहाल सीटें पर बात बनी या ना बने, मैंने क्या बताया, कल मेरी बात जो है ना वो थी 25% दलित समाज के लोगों के सम्मान की। लोकतंत्र भागीदारी का नाम है, जिसको बहुमत होता है वो सरकार चलाते हैं, वो नीतियां बनाते हैं। मैं बस आपको याद दिला रहा हूं जरा सा आपको, आपने तो बहुत दिखाया टीवी के लोगों ने। सब्बीरपुर में 50 दलितों की हत्या हुई, कोई नेता नहीं गया। प्रयागराज में 4 दलितों की हत्या हुई, कोई नेता नहीं गया। अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई, कोई नेता नहीं गया। हाथरस का मामला हुआ, मैं जिनको अगरदूत कहा, मैंने इनको बड़ा भाई कहा, उनका वो नहीं गए। तो मैं समझता हूं कि दलितों के हितों की रक्षा तो मुझे करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने उनसे कहा कि अगर आप कल की जो बात थी कि अगर आप दलित समाज को 2 सीटों की बात करके बेइज्जत कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। और अगर बात आप जिस तरह की बात आपने कही अपनी पीसी में भैया कि भाई
जब उनको कोई कॉल आई तो अब बात अगर स्वाभिमान सम्मान की है तो मैं बीजेपी के इतना मुखर हूं, उनकी विचारधारा की वजह से मुझे लोकतंत्र और देश की परवाह है। तो मैंने उनसे कहा अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मैं फिर ऐलान करता हूं कि आप बड़े भाई हैं, आप कहिए कि चंद्रशेखर मेरे भाई हैं, उनको मुझे उनकी जरूरत है बीजेपी को रोकने के लिए, वो आ जाएं। मैं उनको एक सीट नहीं दूंगा, लेकिन वो बीजेपी को रोकने मेरी मदद करें। उनके जो मुद्दे हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन, मुसलमानों के लिए 18% आरक्षण की घोषणा आपने की थी, जातिगत जनगणना और जो तमाम इश्यूज है, बैकलॉग, नौजवानों के लिए रोजगार जिनके लिए हम लड़ते रहे, इन पे वो मुझे कहते हैं कि ये मैं करूंगा, भरोसा करो। तो मैं सहमत हूं, मैं आज भी सहमत हूं, बीजेपी को रोकने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। आप कह रहे हैं बीजेपी को रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और आप ये भी कह रहे हैं, जो मैं समझ सकती हूं बात, कि दलितों के सम्मान की बात है, दलितों के सम्मान की लड़ाई है, और आप पसंद करेंगे कि आप इज्जत के साथ जाएं, रहें, बजाय इसके कि एक तरह से अपमानित होकर साथ जाएं। यानी कि दलितों के नाम पे अगर 2 सीटें दी जाएंगी तो ये आपका या दलित समाज का अपमान होगा। पर हमने ये सुना कि पहले भी आपसे बातचीत लंबे समय तक चल रही थी, लेकिन आपने आने में देर की, और अब आखिरी वक्त पे अगर आप उससे ज्यादा हिस्सेदारी मांगेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। अखिलेश कह चुके हैं, बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ कर उनके साथ आए हैं, और वो भी एक अपना तालमेल बिठा रहे हैं या तमाम लोगों को संतुलन में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में इससे ज्यादा जो मांग है वो उनके लिए मुमकिन नहीं है। बहरहाल, क्या अखिलेश ने आपके इस ऐलान के बाद भी कोई उनके यहां से संदेश आया कि आ जाएं आप हमारे साथ में बीजेपी को रोकने के लिए? यही है बात स्वाभिमान सम्मान की, इससे मैं समझौता बना मैंने पहले किया ना आगे कर पाऊंगा। आपने कहा कि उनके पास जगह नहीं है, और आपने कहा कि लंबे समय से जो है देर कर दी। 6 महीने से हमारी बातचीत चल रही है, और उन्होंने प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव पे हम सहमत थे। उसी प्रस्ताव को लेकर मैं वहां गया था, और उन्होंने जब समय दिया मैं तभी गया था, उन्होंने बुलाया तब मैं गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं सत्ता के सुख के लिए वहां नहीं गया था। वो तो मुझे ऑफर कर रहे थे विधायक और मंत्री बनाने का, उसको मैंने त्याग दिया, क्योंकि दलितों के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। और जब उन्होंने ये बात कही कि भाई हम पे सीट नहीं है, मीडिया के सामने आके हम तो 2 सीट इसलिए देते हैं, हमारे गठबंधन में जगह नहीं है, तो ही तो मैंने ये बात कही कि अगर आप मेरे चरित्र की बात करेंगे तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम साहब का चेला जो है ना, मैं आपसे ये कहूंगा कि बात सम्मान के लिए तो फिर आप ये कहिए ना कि जो पिछली बार आपसे गलती हुई थी आप उनको दोबारा नहीं दोहराएंगे। आपने डिमोशन किए इतने अधिकारी कर्मचारियों को, मुझे भी तो तकलीफ है ना। मुझे लग रहा है कि अगर हमारा प्रतिनिधित्व वहां नहीं है तो शायद हमारे मुद्दों पे बात नहीं होगी। तो मैंने बिल्कुल मैंने आपसे शुरुआत में चंद्रशेखर जी एक बात पूछी, दोहरा रही हूं सवाल को। आपने कहा सम्मान की लड़ाई है, और अगर आपको यहां सम्मान नहीं मिल रहा है तो आप नहीं जाएंगे। मैंने मानी आपकी बात। कोई और पार्टी सम्मान देगी तो आप जाएंगे? अगर हो सकता है कि कांग्रेस आपको ये सम्मान देने कुछ का ऑफर करे, आप कांग्रेस के साथ जाएंगे? मैं बस आपसे पूछना चाह रहा हूं, जब हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे अखिलेश जी के साथ खड़े, तो मुख्यमंत्री का कौन बनेगा? चंद्रशेखर आजाद या अखिलेश यादव? तो जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जब हम सब मिलकर उनको सम्मान दे रहे हैं, तो क्या वो दलितों की आम राय उनकी ये है? तो मुझे इस बात से तकलीफ थी, मैंने अपनी बात कह दी। मैं आज भी उनके लिए मंगल कामनाएं भेंट करता हूं, और मैं समझता हूं सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाया जाता है। हम में दम है। मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि अगर आपको यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है तो क्या आप कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं? मैंने उनको 48 घंटे दिए थे, मैं कल 10 बजे तक उनका इंतजार करूंगा। 12 बजे के बाद मैं पीसी करके बताऊंगा कि हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, हमारी तैयारी पूरी। अगर यही बात उन्होंने 2 महीने पहले कही होती तो मेरा आज का जो नजरिया कुछ और होता। बाकी रही बात सम्मान की, तो मैं समझता हूँ कि मैं इसलिए तकलीफ में हूं क्योंकि मुझे इस प्रदेश की और देश की परवाह है। हमारे देश को भारतीय जनता पार्टी बेच रही है, ये सरकार बेच रही है, और जो भी गठबंधन का फैसला है वो कोर कमेटी लेगी। मैं तो अभी जो मुझे इजाजत दिया गया मैं उसका काम कर रहा हूं। मैंने प्रयास किया था, मैंने अपनी राय भी रखी थी कि जो बटा विपक्ष है उसको इकट्ठा किया जाए, और वो लोग उस पर काम कर रहे हैं। जो हमारे लीडरशिप का आदेश आएगा मैं उसको मानूंगा। मैं भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन दलितों के सम्मान से समझौता नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तो हाथरस में अपनी बहन को जो है ना रात को 2 बजे जलता हुआ देखा है, और नेता अपने घरों में थे। तो मैं समझता हूं कि अपने लोगों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। आपने कहा कि 48 घंटे का वक्त दिया है, आप उनका इंतजार करेंगे और उसके बाद आप बताएंगे। एक आखिरी सवाल कि आपने ये कहा कि दलितों की उपेक्षा हो रही है। बहुत सारे जो मंत्री वहां से छोड़ के आए 3-3 या और जो विधायक बीजेपी छोड़कर आए यहाँ पे समाजवादी पार्टी में, वो यही कह के आए कि वहां पे दलितों की, पिछड़ों की
उपेक्षा हो रही है एक तरह से। तो समाजवादी पार्टी तो ये दिखा रही है कि वो इन दलितों और पिछड़ों की हिमायती है और आप कह रहे हैं यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा। दूसरे की बीजेपी पे आरोप है कि वो उपेक्षा कर रही है, पर जो टिकट्स दिए गए हैं उसमें तो ये दिखता है कि दलितों को ज्यादा टिकट दिए गए हैं बीजेपी की जो लिस्ट आई है अब तक। देखिए, आप लोकतंत्र की हत्यारी और भारतीय संविधान के विरोधी जो है, जिसको भारतीय जनता पार्टी हम कहते हैं, जो इस देश को बेच कर इस देश को खोखला कर चुकी है पार्टी। अगर आप ये कहते हैं सीटों के हिसाब से, तो मैंने उनको देखा कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों के हक लूटे गए, पिछड़ों के हक लूटे गए, और फिर बाद में मुख्यमंत्री ने माना भी 800 की लिस्ट जारी की, तो वो लोग जिन्होंने किसानों को न्याय नहीं दिया, 500-750 किसानों की शहीदगी पे जो चुप रहे जी, उस पार्टी से वो अपने चुनावी गुलाम तैयार कर रही है। वो सिर्फ उनका व्यक्तिगत लाभ हो सकता है। ठीक है। और जो लोग 4.5 साल वहां रह के आए हैं, वो क्यों आए, क्या नहीं आए, क्या कह गया, ये उनका मैं नेता नहीं, मैं तो समाज का कार्यकर्ता हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे हमारी लड़ाई अपने कंधों पर लड़ती है, तो मैं तैयार हूं उसके लिए। कल 12 बजे के बाद जो है ना, मैं दिखाऊंगा कि दलितों में कितना दम है, और दलित अपने दम से अपनी लड़ाई को लड़ना जानते हैं। और मैं सिर्फ दलितों की किस लिए बात कर रहा हूं कि प्रतित्व की बात थी, वरना मैं 85% बहुजन समाज के लोगों की बात करता हूं। कभी मैंने मुस्लिम भाइयों की, सिख भाइयों की, बौद्धिस्ट भाइयों की, ईसाई भाइयों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, पसमानदाओं की, कभी किसी लड़ाई में मैंने अकेला नहीं छोड़ा, चाहे आदिवासियों का मामला हो। मैं हमेशा खड़ा और आगे भी खड़ा रहूंगा। मेरी राजनीति इलेक्शन के बाद खत्म नहीं होगी। मैं तो चुनाव के बाद फिर मैदान में रहूंगा। और अगर हम लोग कल कुछ अच्छा बन जाता, हम लोग साथ हो जाते हैं, फिर भी दलितों का हनन होगा, तो मैं अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बड़ी बात कही आपने। आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता हूं। जी, बेहतर, हम याद रखेंगे इस बात को। और चंद्रशेखर जी, इंतजार करेंगे कल का। आप जैसा कह रहे हैं कि 12 बजे तक आप फैसला लेंगे और बताएंगे कि दलितों की कितनी ताकत है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद जो बात कर रहे थे हमसे। और हम आपको बता दें, हमारे साथ जो पैनल पर दूसरे तमाम मेहमान मौजूद हैं, पहले आपको उनसे मिला दें कि हमारे साथ कौन कौन है। महेश वर्मा है, बीजेपी नेता, अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजय कुमार चुनाव विश्लेषक, और शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, चंद्रशेखर आजाद कहकर गए हैं कि इंतजार है उनको, अखिलेश यादव को उन्होंने 48 घंटों का वक्त दिया था, और एक बार अखिलेश यादव उन्हें कह दें कि वो साथ आ जाएं तो वो तो बिना सीटों के भी साथ आने को तैयार हैं। अब आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में इस चुनाव को समाजवादी, सामाजिक न्याय को लेके और समाज के विकास को लेके, कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, कैसे उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों को सम्मान मिले, और कैसे उत्तर प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा हो। जैसा उत्तर प्रदेश हम लोगों ने सपना सजाया था उत्तर प्रदेश के लिए, जैसे मेट्रो हम लोगों ने दी थी, एक्सप्रेसवे बनाया था, स्टेडियम बनाए थे, यहाँ पे महिला 090 बनाया, 100 डायल बनाए, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ पे तैयार किया। हम वैसा उत्तर प्रदेश दोबारा से और अच्छा उत्तर प्रदेश। अनुराग भदौरिया, एक मिनट। अनुराग भदौरिया, मैं बात वो उस डेवलपमेंट की बाद में करेंगे, लेकिन चूंकि यूपी के इस चुनाव में राजनीति में बहुत ज्यादा हावी है जाति, और कहा जा रहा है कि एक तरह से लग रहा है मंडल जो है वो कमंडल पे हावी है। तो चंद्रशेखर आजाद की बात पहले पूछ लूं। उनका आरोप है कि दलितों का अपमान किया गया। दलितों की जो हैसियत है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्या वो यही है कि उन्हें सिर्फ 2 सीटें दे दी जाएं? देखिए, समाजवादी लोग हमेशा से हर वर्ग का सम्मान करते हैं, उसमें दलित वर्ग आता है उसका भी सम्मान करते हैं। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था तो समाजवादियों ने उसको न्याय दिलाने के लिए लाठियां खाई, और मैं आपके सामने बैठा हूं, लाठियां हमने भी खाई, जेल भी गया, आज तक उसके दाग नहीं गए। तो मैं तो ये बताता हूं कि लाठियां खाने वालों के तो शरीर पे अभी, पीठ पे अभी भी दाग है हम लोगों के। हम तो उसके न्याय को दिलाने के लिए लाठियां खा रहे थे। इसी तरह महिला सम्मान के लिए जब लखीमपुर में हुआ था, दलित बच्चियों की हत्या हुई थी, तब भी हम लाठियां खा रहे थे। इसी तरह की घटना जब उन्नाव में हुई थी, दलित बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, तब भी लाठियां खा रहे थे। हम लोग तो सामाजिक न्याय के लिए, या जो वर्ग जहां पे, तो ये कैसा सामाजिक न्याय है, या किस तरह की बैलेंसिंग हो रही है कि एक तरह से बीजेपी से छोड़कर जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम वहां पर दलितों के, पिछड़ों के उपेक्षा से परेशान हैं, इसलिए हम वहां पार्टी को छोड़ रहे हैं, लेकिन यहां जब वो लोग शामिल हो रहे हैं और जो पहले से लोग आपके साथ हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें अपमानित किया जा रहा है। पर महेश जी, जिन लोगों ने बीजेपी को छोड़ा, लगातार ये आरोप है कि वहां पर दलितों की उपेक्षा, पिछड़ों की उपेक्षा है, और आप ये साफ अब नजर आ रहा है कि कैसे ये जो जाति का गणित है वो हावी है
यूपी के इलेक्शन में मंदिर मस्जिद का मुद्दा या जो धर्म के आधार पे 80 और 20% की बात हुई थी, उसके ऊपर ये मुद्दे हावी हैं और इस समय जोड़ तोड़ दलित और ओबीसी और अदर बैकवर्ड कास्ट इनका चल रहा है। देखिए नगमा जी, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस तरह से प्रदेश में प्रगति हुई और उस प्रगति को लेकर जो है उसके ऊपर कोई चर्चा न करना, ताकि जनता को ये कहीं ना कहीं एहसास होगा कि सपा की सरकार कैसी थी, बसपा की सरकार कैसी थी। महेश जी, चुनाव में टिकट मिल रहे हैं, क्या वो प्रगति कितनी हुई, काम क्या हुआ, कौन काम कर रहा है, कौन कैसा कैंडिडेट, इस पे मिल रहे हैं या ये जाति के आधार पे मिल रहे हैं कि किस जाति का कितना रिप्रेजेंटेशन है? ये बीजेपी में तो खैर इस तरह की कोई चीज सामने रख के बात नहीं की गई है। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने रिटेन भी किया या जिनको हमने टिकट भी दिया, स्वाभाविक रूप से हमारे वो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमारे नीति को, हमारी रीति को, हमारे काम को। पर ये बात बहुत हावी है क्योंकि अखिलेश यादव ने आज फिर कहा कि उनकी सरकार अगर बनेगी तो 3 महीने के अंदर वो जातिगत जनगणना करवाएंगे। महेश जी, देखिए नगमा जी, ये आंखों में धूल झोंकने का काम जो है ना अखिलेश जी बंद करें। ये जो है ना, मैंने उस दिन भी इन्होंने जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बोला, ये अनुराग भदौरिया भी उस दिन कूद कूद के कह रहे थे, जबकि वो ज्वाइन भी नहीं किए थे, खैर बाद के दिनों में ज्वाइन किए। लेकिन इस तरह के अनर्गल चीजों को, ये जगलरी पॉलिटिक्स में ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। सवाल ये है जातिगत जनगणना का वादा आप कह रहे हैं कि अनर्गल बात है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि भारतीय सरकारिया आयोग देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में, जिसके ऊपर सवाल खड़ा किया गया कि आप किस तरह से इस तरह का आयोग का गठन करेंगे जो जाति के आधार पर, जिसको भारतीय संविधान परमिट नहीं करता है। वो एक सांसद हैं, पार्लियामेंट में इस चीज को जब वो रखेंगे या कहीं भी कोई चीज रखेंगे तो उनसे ये सवाल चस्पा किया जाएगा ना, पूछा जाएगा कि आप इसी देश के नागरिक हैं या कहीं और के हैं। भारतीय संविधान जिसको आप परमिट नहीं करता है कि आप धर्म और जाति के आधार पर कोई इस तरह की चीजों को आप नहीं कर सकते, या तो उसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ वो पार्लियामेंट उसको अमेंड करे, सारी पार्टियां उसको ये करे, तो ये इस तरह के मतलब जो राजनीति करने का ये जो मानदंड है, मैं समझता हूं नगमा जी, ये उसी सूरत में होता है जब आदमी को अपनी हार दिखाई पड़ती है, जब हताशा और निराशा हो तो कभी जाति कभी धर्म। और ये तो ऐसे भी पिछली बार 2017 में इन्होंने क्या किया, मायावती जी के साथ इन्होंने किस वजह से गए कि दलित, MY और नॉन ओबीसी, लेकिन क्या हुआ? देखिए पब्लिक जो है ना सब जानती है उसको। अब आज की डेट में विकास का वो मजा चख चुकी है, या वो किसी भी जाति संप्रदाय के लोग हैं उन तक चीजें पहुंच रही है। आज अयोध्या और काशी में जो एक लोक आस्था, करोड़ों लोगों की लोक आस्था का विषय है, जब लोग देख रहे हैं कि हमारी चीजों को कहीं एक सरकार जो है इतने अच्छे ढंग से, बिना किसी भेदभाव के, बिना विद्वेष के, बिना किसी दंगे के ये सब चीजें हो रही हैं, प्रगति हो रही है, हर आदमी का एक विश्वास बढ़ा है। ठीक है, वैसे विश्वास पे ये चोट पहुंचाने का जो काम हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय जी मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम लोग में और वापस लौटेंगे इस दफा किस जाति का कितना आधार है और जो टिकट्स बट रहे हैं वो किस आधार पे बट रहे हैं और किस तरह से ये ओबीसी वोट्स जो हैं वो अलग अलग पार्टियों की भविष्य पर असर डालेंगे। एक ब्रेक के बाद तो हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति और चुनाव की और इसमें कितनी जाति कितनी ज्यादा हावी हो रही हैं इस बार के चुनाव में और क्या कमंडल पर मंडल हावी है। संजय जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले जानना चाहती हूँ। जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना कराएंगे, तो जातिगत जनगणना की एंट्री हो गई है यूपी चुनाव में, क्या इसका असर देखते हैं आप किसी तरह से? देखिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर वो जीत करके आते हैं तो जातिगत जनगणना कराएंगे। ये मुद्दा तो नहीं होगा चुनाव में और वोटरों के जहन में कि चूंकि वो जातिगत जनगणना कराएंगे इसी के लिए समाजवादी पार्टी को वोट करें। लेकिन ये जरूर है कि इन चुनाव में जाति आधारित ये चुनाव बिल्कुल जाति की ओर बढ़ रहा है। जातीय जिस तरह से गोलबंदी की है समाजवादी पार्टी ने, तो ये मुद्दा चुनाव बिल्कुल जातीय समीकरण पर टिक गया है आकर। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव
और कई मंत्री जो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए हैं, जी। उन्होंने इस बात को बार बार कहा है कि लोअर कास्ट के लोगों की अवहेलना हुई है बीजेपी में। तो ये एक नैरेटिव बनता जा रहा है और इन्हीं मुद्दों पर मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी तो पूरा चुनाव प्रचार करेगी और जी। उनकी पूरी कोशिश होगी कि चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा पर उसमें फिर चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं समाजवादी पार्टी को? शरद प्रधान जी वो अभी कह रहे थे हमारे साथ बातचीत में कि इंतजार करेंगे, लेकिन दलितों का अपमान हुआ है और वो नहीं चाहेंगे कि उन्हें 2 सीटें दे दी जाएं और उसके बाद वो साथ चले जाएं समाजवादी पार्टी के। बजाय इस बेइज्जती की वो पसंद करेंगे कि वो कोई सीट ना लें, लेकिन वो जरूर कह रहे हैं कि हाँ वो बीजेपी के खिलाफ फिर भी रहेंगे। पर ये कि दलितों का अपमान हो रहा है, क्या ये नुकसान पहुंचाएगा समाजवादी पार्टी जो राजनीति को साधना चाह रही है, जातीय राजनीति को? मेरा ख्याल अभी इस बात का इतना असर नहीं पड़ेगा समाजवादी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि रीजन बड़ा सिंपल है। ऑलरेडी समाजवादी पार्टी ने जहां तक दलितों का पिछड़ी जातियों में जो सबसे पिछड़े लोग हैं उनको तो बहुत अपने साथ एकत्र सम्मिलित कर लिया है, अच्छे अच्छे अलायंसेस बनाए हैं डिफरेंट स्मॉलर कास्ट ग्रुप से। लेकिन दलितों के साथ जो नॉन जाटव दलित, क्योंकि जाटव दलित को समझा जाता है कि मायावती के ही साथ अलाइंड है, तो नॉन जाटव दलित के साथ अखिलेश यादव ने इतना वर्क ऑलरेडी ही नहीं किया है कि उन्हें कोई इस बात का नुकसान हो कि भाई वो इनसे अलग हो जाएंगे। वो मेरा ख्याल अभी इस तरीके से कोई सिग्निफिकेंट तरीके से जुड़े ही नहीं। जी, पर ये लग रहा है अगर चंद्रशेखर आजाद आते हैं तो फायदा होता, हाँ। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अगर नहीं जुड़ते हैं तो नुकसान नहीं हो। पर ये लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है शरद जी, वो पूरी तरह से एक बार फिर से वो मंडल की पॉलिटिक्स जो है वो हावी हो गई है उस मंदिर के मुद्दे पे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे, या 80 बनाम 20% का जो मुद्दा उठाने की कोशिश हुई थी। देखिए ये बड़ी अजीब सा कोइंसिडेंस है कि यही समीकरण बैठाल करके एक जमाने में लेट 80s और अर्ली 90s में मुलायम सिंह यादव ने ये जो मंडल के लोगों को यानी कि पिछड़ी जातियों को इकट्ठा किया था, वही चीज आज उनके बेटे को दोहराने का मौका मिल गया है। जी। शुरू में ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव वो करिश्मा अखिलेश यादव के पास है जो उनके पिता के पास था, जी। वो कर पाएंगे। हाँ। लेकिन आज की डेट में उन्होंने करके दिखा दिया है और ये सही है कि आज की डेट में कमंडल के ऊपर भारी पड़ रहा है मंडल। पर इसलिए यहां पर बीजेपी से जो लोग छोड़ कर गए ये कहकर कि दलितों की उपेक्षा हो रही है, पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, जो बैकवर्ड कास्ट हैं, नौजवान, तमाम मुद्दे बताकर मंत्री पद छोड़कर जा रहे हैं। तो संजय जी इसे आप कैसे देख रहे हैं? जो अमूमन देखा जाता है कि लोग छोड़ते हैं पर जो मंत्री थे वो पद छोड़कर जा रहे हैं, क्या ये वजह भी है कि बीजेपी थोड़ी सी परेशान हो सकती है? और योगी जी का जो चर्चा थी, इतनी सस्पेंस बना हुआ था कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे कि मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, वो वहीं गोरखपुर लौटते हैं। कैसे देखते हैं आप इसे संजय जी? बिल्कुल इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। एक तो ये मंत्री और कई नेता जो बीजेपी को छोड़ करके जा रहे हैं, इनकी जाति को देखें, ये सब लोअर ओबीसी कास्ट से हैं और ये इस बात की बार बार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि इन जाति के लोगों की अनदेखी हुई है बीजेपी में। तो ये एक नैरेटिव, लार्जर नैरेटिव बिल्ड करने में सहायक हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव का पूरा चुनाव जो है इस बार इस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। उन्होंने इसको एक मुद्दा बना लिया है, आगड़ा बनाम पिछड़ा, पिछड़ी जातियों को, दलितों की अनदेखी हुई है बीजेपी सरकार में। तो ये पूरे ये लोगों का बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आना सिर्फ गिनती नहीं है, लेकिन एक लार्जर नैरेटिव बिल्ड करने में सहायक हो रही है। और मुझे लगता है चुनाव में वोटों की गिनती तो 10 मार्च को होगी, लेकिन उससे भी पहले जो नैरेटिव होती है, लार्जर नैरेटिव, वो चुनाव का रुख बदलने में काफी सहायक होता है। और संजय जी अगर हम पिछले चुनाव को देखें तो ये सर्वे भी हैं सीएसडीएस वगैरह के कि 2014 में जो बीजेपी को वोट मिला था उसमें से लगभग 1/4 वोट जो है वो इस सेक्शन से आया था जो अदर ओबीसीज हैं, जो उत्तर प्रदेश में करीब 25% जिनकी आबादी है। तो वो जो अदर ओबीसीज हैं, गैर यादव ओबीसी हैं, वो उसको कैसे देख रहे हैं आप इस वोट सेक्शन को? नहीं नगमा, आपने 2014 के आंकड़े बताए, अगर 2017 को देखें तो उसमें 61% गैर यादव ओबीसी का वोट बीजेपी की तरफ गया था। और अगर 2019 का देखें तब तो 74% गैर यादव ओबीसी वोट बीजेपी के पक्ष में गया था। तो अब ये गैर यादव कहां जाएंगे? क्या लग रहा है कि वो नहीं, वोटों का बंटवारा तो जरूर होगा और बीजेपी को इसका नुकसान होगा। ये तो हम नहीं मान सकते कि अब इतनी मूवमेंट के बाद भी इतने लोग नेता छोड़ करके चले गए जो गैर यादव ओबीसी कास्ट से हैं, समाजवादी पार्टी में वो चले गए और बीजेपी को इसका कोई नुकसान ही ना हो, ये तो नहीं मान सकते। नुकसान जरूर होगा। अब ये नुकसान कितना है? मुझे लगता है लगभग आधा वोट बीजेपी का कट सकता है गैर यादव ओबीसी
वोटरों के बीच में, और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को नुकसान होगा। जी महेश जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पे। देखिए, संजय जी के अपने आकलन हो सकते हैं, लेकिन 2012 और 2014 और 2017 के बाद 2019 में अगर संजय जी आ जाए, उस डाटा को रख लें, ये डाटा के ही मैंने कारीगर माने जाते हैं, अच्छे से उसी की बाजीगरी करते हैं। 2019 में 10 सांसद हमारे यहां से गए और लगभग 32 के आसपास पूर्व विधायक गए, और वो लगभग सारे ओबीसी से, उसमें 2 को छोड़ के। कह रहे हैं कि आपके साथ जो लोग आए, अब चूंकि मंत्री छोड़ कर गए हैं और यही कह के जा रहे हैं कि उपेक्षा उनकी की गई, तो जो वोट आपको मिल रहे थे गैर यादव की, वो घट सकते हैं, इसका नुकसान आपको हो सकता है, तो आप लोगों ने जाने दिया ऐसे नाराज होकर। नहीं, उनसे वही जनता पूछेगी, वही समाज पूछेगा कि आप 5 साल तक जहां पर थे, ठीक है, वहां पे आप उस 5 साल में आप क्या करते रहे? ठीक है, चुनौती उनके तो लिए अब है। जो समाजवादी पार्टी में गए हैं, चुनौती चुनौती उनके लिए है। जाएगा। अनुराग भदौरिया कि वो लोग 5 साल तक क्यों नहीं उन्हें समझ में आया, चुनाव के पहले गए और आप लोगों ने उनको शामिल कर लिया। एक ब्रेक ले रही हूं हम लोग में, वो लौटते हैं इस चर्चा पे। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव में इस दफा जातीय समीकरणों का हावी होना, और ऐसा लगता है कि जो मंडल की राजनीति है उसकी वापसी हो रही है, कमंडल के मुद्दों पे वो हावी हो रही है। और कुछ दिनों पहले आपने मुख्यमंत्री को 80% बनाम 20% कहते हुए सुना था, पर लगता है कि अब चुनाव जो है इन मुद्दों पर नहीं बट पा रहे हैं। पर कितनी बटी हुई है सोसाइटी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान तमाम मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया, अभी पर चर्चा हो रही थी कि कैसे बहुत कामयाबी से साधा है अखिलेश यादव ने गैर यादव ओबीसीज को, पर इनको साधते इस चुनाव में अब बहुत सारे लोगों को नाराज भी कर रहे हैं। एक तो हमने चंद्रशेखर आजाद की ही बात की, इमरान मसूद जो आपकी पार्टी में शामिल हुए और अब नाराज हैं कि उनकी सीट से किसी और को टिकट दिया जा रहा है, तो कई सारी नाराजगियां भी झेलनी पड़ रही हैं। इसमें इसका भी नुकसान हो सकता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है और समाज को आगे ले जाने की बात करती है, और कैसे समाज को हम आगे ले जाएं इसके बारे में समाजवादी पार्टी सोचती है। समाजवादी पार्टी ने कभी भी समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश नहीं की, जो कि भारतीय जनता पार्टी करती है। समाज के उन तमाम हिस्सों को जिनको आप साथ ला रहे हैं, उन सबको चाहिए कि उनका प्रतिनिधित्व हो और उनको ठीक प्रतिनिधित्व मिले। इसमें आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि सबको आपने साथ तो ले लिया है, पर आप सबको बराबरी से कैसे हिस्सा देंगे? नहीं, मैंने आपसे क्या बोला, समाजवादी लोग हमेशा से समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, और हमेशा से सबको साथ लेके चलते हैं, और सबको सम्मान के साथ लेके चलते हैं, और सबको सम्मान पूर्वक अपने साथ रख के आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। आप इतिहास है, अगर कोई आप में से कोई भी अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला होगा तो निकल के जरूर कहा होगा कि वो बहुत ही लोगों का सम्मान करते हैं और लोगों को गाड़ी तक भी छोड़ के आते हैं। ये समाजवादी की संस्कृति और संस्कार है, शुरू से ही है। नेताजी भी यही क्या करते हैं। जी, हम लोग हमेशा से लोगों का सम्मान करते हैं, समाज में हर वर्ग का सम्मान करते हैं। हम लोगों ने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की। हमने हमेशा से, अगर आप सोचिए, हमने एक्सप्रेसवे बनाया तो किसी जाति धर्म के लिए तो नहीं बनाया, हमने मेट्रो बनाई तो किसी जाति धर्म के लिए नहीं बनाई, हमने 1090 महिला सुरक्षा के लिए बनाया तो किसी जाति धर्म के लिए नहीं बनाया, अगर हमने हॉस्पिटल्स बनाए तो किसी जाति धर्म के लिए नहीं बनाए, हमने स्टेडियम इंटरनेशनल इतना बड़ा स्टेडियम बनाया तो जाति धर्म के नहीं बनाया। ठीक है, तो महेश जी इस चुनाव में बीजेपी को ये उम्मीद होगी कि मंदिर बनाए। अब मेट्रो और तमाम चीजें तो छोड़िए, पर जब मंदिर बनाने का फैसला हो गया और भव्य मंदिर बनने की बात हुई और 80% बनाम 20% की बात हुई, पर अब ऐसा लग रहा है कि इसमें ये मुद्दे जो हैं वो बीजेपी के लिए पीछे छूटते जा रहे हैं और अभी जो है गैर ओबीसी वोटों को साधने में ही उलझती जा रही है बीजेपी भी। नहीं, हजारों वर्ष की गुलामी से जहां मुक्ति मिली हो, करोड़ों लोगों की जो लोक आस्था है, अयोध्या और काशी कॉरिडोर का निर्माण जो है वो करना, ये वैसा थोड़ी है जैसे दंगा हो रहा था, सफाई महोत्सव में 300 करोड़ रुपए सरकार खर्चा कर रही थी। ऐसा थोड़ी किया गया है। आजम खान और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे हजार गुंडों का आतंक इस प्रदेश में कभी खत्म होगा, किसी ने सोचा था क्या? अच्छा,
कभी आप सोच ही नहीं सकते थे इस तरह की माफियागिरी, जमीन बेचना, सरकारी जमीन को ये कर देना, आज वो सारे सक्रिय हो चुके हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, देखिए अनुराग जी, मैं बीच में मैं आपसे, देखिए ठाकुर साहब आप बड़े आदमी हैं, अयोध्या काशी के बाद मथुरा और ये जो नारे थे, इनसे कितना फायदा होता? एक मिनट, आप दोनों चूंकि आपस में एक दूसरे को बोलने नहीं देंगे, मैं संजय जी आपसे पूछ रही हूँ, ये अयोध्या काशी के बाद मथुरा वाली बात, तो ये सब बातें जो है वो पीछे छूट गई। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी के लिए चुनाव में इन नारों का कोई मतलब या कोई असर दिखेगा होता हुआ, या ये नारे जो हैं या ये मुद्दे जो हैं वो कुछ पीछे छूट रहे हैं? वहाँ सारे संजय जी, नगमा मुझे नहीं लगता है कि पीछे छूट गए हैं। अभी कुछ शायद कुछ उस पर विराम लग गया है, लेकिन जैसे जैसे चुनावी माहौल और गरमाएगा, अभी तो चुनावी रैलियों पर रोक लगा है, जिस तरह अगर चुनावी रैलियां होंगी ये मुद्दे फिर गरमाएंगे और बीजेपी इनका जरूर सहारा लेगी। अगर बीजेपी इनका सहारा नहीं लेगी तो बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं होंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो ये मुद्दे आएंगे वापस। तो फिलहाल तो ये लग रहा है कि मंडल वाली जो राजनीति है वो हावी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे अगर चुनावी रैलियां होती हैं तो ये मुद्दे वापस आएंगे। धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि हमारे पास और समय अब नहीं है इस पे बात करने के लिए, पर चुनाव का माहौल है तो इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए। और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची आने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि सपा ने दंगाइयों को, हिस्ट्री शीटर को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है।